नमस्कार दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी फरवरी 2025 के बारे में चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सब सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 76वां। इंदौर और उदयपुर विश्व 21 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल। कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 भारत तीसरे स्थान पर। उत्तराखंड यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य। IWSI का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में स्थापित किया गया। कहाँ? वाराणसी में। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च। प्रधानमंत्री ने किया सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के चिनार पेड़ों का GI टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण। IMD विजन 2047 का दस्तावेज जारी। केंद्र सरकार ने दी 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को मंजूरी। कितनी? 56। HSBC रून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी। प्रधानमंत्री ने किया जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री ADR रिपोर्ट के अनुसार। चलिए इनके बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान को आत्मसात करने के उपलक्ष्य में 76वां गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। यानी 2025 में कौन सा मनाया गया था? 76वां। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। कहाँ? कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर किया। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराकर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यानी प्रथम गणतंत्र दिवस है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 21 तोपों की सलामी के साथ। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में 10,000 विशिष्ट अतिथि शामिल थे। कितने? 10,000, जिसमें पैरालंपिक खिलाड़ी, प्रमुख सरकारी योजना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरपंच, हथकरघा कारीगर व वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता भी शामिल थे। गणतंत्र दिवस समारोह प्रमुख बिंदु। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि थी। कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो। राष्ट्रपति सुबियांतो भारत की यह पहली राजकीय यात्रा थी, यानी पहली यात्रा थी। 75 साल पूर्व वर्ष 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि रहे थे। यानी प्रथम गणतंत्र दिवस पर भी मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो थे। वर्ष 2011 और वर्ष 2017 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि रह चुके हैं। यानी 2011 और 2017 में मुख्य अतिथि रह चुके हैं, और 1950 में और 2025 में भी। जम्मू कश्मीर के चिनार पेड़ों का GI टैग द्वारा डिजिटल संरक्षण। वर्ष 1952 और 53 वर्ष 1952, 1953, 1966 और 2021 को छोड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर विशेष गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। यानी 1952, 1953, 66 और 2021 को छोड़कर हर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होते हैं। इस बार थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। परेड से
परेड इंडोनेशिया से 160 सदस्यीय मार्चिंग दल और 190 सदस्यीय बैंड दल भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में के साथ 26 जनवरी 2025 को करते पथ परेड में भाग लिया। यानी इंडोनेशिया के 160 सदस्यीय मार्चिंग दल के और 190 सदस्यीय बैंड दल के। परेड के दौरान सेना के बैटल सर्विलांस सिस्टम संजय और DRDO की परल्य सामरिक मिसाइल भी पहली बार प्रदर्शित की गई। कौन सी? परल्य। करते पथ पर ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और स्पेस मोबिलिटी व्हीकल, केपी-ध्वज लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटन सिस्टम एरावत के अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विकसित क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हेवी नंद घोष और क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम त्रिपुरांत का भी परेड में प्रदर्शन किया गया। किस किस का? एरावत का, नंदी घोष और त्रिपुरातर का। झांकियां परेड में 16 राज्यों और केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों की कुल 31 झांकियां निकाली गई। कितनी? 31 झांकियां थी। पहली बार 3 सेनाओं की संयुक्त रूप से झांकी सशक्त और सुरक्षित भारत। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी क्या नाम था? सशक्त और सुरक्षित भारत निकाली गई। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई झांकी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ और पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। किसको? उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई झांकी थी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। गुजरात झांकी जिसने वडनगर को दर्शाया गया दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी पर पहला स्थान उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात। इस वर्ष की झांकी का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। प्रस्तुत झांकियां भारत के संविधान में के 75 वर्ष प्रदर्शन को भी प्रस्तुत किया। यानी 75 वर्ष पूर्ण हुए उसका भी प्रस्तुतिकरण किया गया था। समारोह में विभिन्न वाद्य यंत्रों या शहनाई, सुंदरी, नाद सौरम, बीन, मशक, रणसिंगा, राजस्थान आदि का भी प्रयोग किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम तहत संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से जयंती जयमम भारतम शीर्षक 5,000 कलाकारों के साथ 11 मिनट सांस्कृतिक प्रदर्शन का आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में देश के विभिन्न हिस्सों में 45 से अधिक नृत्य शैलियां शामिल थी। भारत पूर्व गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम के तहत पर्यटन मंत्रालय ने 26 से 31 जनवरी 2025 को दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन किया। कब? 26 से 31 जनवरी तक लाल किले पर भारत पर्व का आयोजन। इंदौर व उदयपुर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल। यानी 31 शहर वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। उसमें भारत के कौन कौन शहर है? इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को के रामसर ने जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान की विश्व वेटलैंड सिटी में की सूची में शामिल कर लिया है। शहर की पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर जैसी जिलों की उपलब्धियों का आधार बनी। विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में उदयपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने भी यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी 25 जनवरी 2025 को दी। किसने? भूपेंद्र यादव ने। इसके साथ इंदौर और उदयपुर ऐसे पहले 2 भारतीय शहर बने हैं जिन्होंने रामसर कंजर्वेशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में जगह बनाई। इन शहरों को वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिससे यहाँ पर्यावरणीय कार्यों वृद्धि के साथ पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रामसर शहर दर्जा केवल जलाशय तक सीमित नहीं होता, इसमें पूरे पर्यावरणीय तंत्र भी शामिल किए जाते हैं, जिसमें जल और थल दोनों आवासों को संतुलित समन्वय होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था रामसर द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व के 31 वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर भारत के अलावा अर्जेंटीना का ट्रेलेव, बेल्जियम का मेचेलेन, बोत्सवाना का कसने कंजुगुला, साकावे मलकन, चिली का वाल्डिविया, चीन का चोंगमिंग, डाली, फुजो, हांगजो, जिउजियान,
ल्हासा, सुजो, वेंजाऊ, युआन, फ्रांस के एबेविल, आलर्स का एपिगनी, ईरान का बाबोल, बंदरकिया शहर, गेडोमन, जापान का गायोन, नागोया शहर, मोरक्को का मेहगा, फिलीपींस का बलागा शहर, पोलैंड का पोजनान, कोरिया गणराज्य का गिमे, मुंगयोंग, सर्बिया का नोवी साद, स्विट्जरलैंड का जिनेवा, जिम्बाब्वे का विक्टोरिया व फॉल्स शहर। विशेष रामसर कंजर्वेशन के वेटलैंड सिटी मान्यता पर स्वतंत्र सलाहकार समिति द्वारा न्यूनतम 31 शहरों को मान्यता देने पर ऐसे शहरों की वैश्व सूची 74 तक पहुंच गई है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत है तीसरे स्थान। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। सरकार, व्यवसाय, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में लोगों को वैश्विक आकलन करने वाली वार्षिक एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 20 जनवरी 2025 को जारी की गई। रिपोर्ट के 25वें संस्करण में कहा गया, यह कौन संस्करण था? 25वां, कि कम आय वाली आबादी अपने अमीर समकक्षों की तुलना में इन संस्थाओं पर बहुत कम भरोसा करती है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पहले जारी इस रिपोर्ट में लोगों के भरोसे के मामले में भारत 75 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यानी स्कोर कितना है? 75। और कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर था, जबकि इसका स्कोर 75 था। 2024 में कौन से स्थान पर? दूसरे, और अब की बार तीसरे। शीर्ष रैंकिंग वाले 5 राष्ट्र कौन कौन से? चीन, इंडोनेशिया, भारत। भारत कौन से? तीसरे स्थान पर 75 के साथ। और 2024 में प्रथम स्थान पर चीन था और भारत दूसरे स्थान पर था। कुल 28 देशों के इस सर्वेक्षण में निम्नतम स्थान जापान, स्कोर कितना है? 37। दक्षिण कोरिया, जर्मनी 41 के स्कोर के साथ सबसे इससे ठीक है ऊपर है। वर्ष 2024 के सर्वेक्षण में ब्रिटेन ने 39 स्कोर के साथ निम्नतम स्थान पर था। सबसे निम्न कौन था 2024 में? ब्रिटेन। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी समान नागरिक संहिता का संविधान में कहाँ वर्णन है? अनुच्छेद 44 में। उत्तराखंड यूसीसी 27 जनवरी 2025 को लागू हुई। राज्य में 27 जनवरी को समान नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब समान नागरिक दिवस को मनाया जाएगा? 27 जनवरी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 लागू किए जाने की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली 20 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी। कब? 20 जनवरी 2025 को मंजूरी और लागू 27 जनवरी 2025 को। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, विरासत संबंधी व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानवीय करना है। नियमावली में प्रदेश के सभी नागरिकों को विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी के अधिकार, लिव इन रिलेशन व लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति का पंजीकरण करने की व्यवस्था बताई गई है। पृष्ठभूमि: उत्तराखंड विधानसभा द्वारा यूसीसी बिल 7 फरवरी 2024 को भारी बहुमत से पारित हुआ। कब? 7 फरवरी 2024 को। इसे उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त की मंजूरी 28 फरवरी 2024 को मिली थी। इसके बाद 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को हस्ताक्षर कर कानून का दर्जा दिया। यानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए 13 मार्च 2024 को। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति और संरक्षण प्राधिकरण सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर लागू है। यानी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं है। IWEI का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में स्थापित कहाँ किया गया है? वाराणसी में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना मौजूदा उपग्रह 23 जनवरी 2025 को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय उन्नत किया। कहाँ? वाराणसी में।
IWAI ने यह निर्णय गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधियों को प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तर प्रदेश राज्य IWAI परियोजना और संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया है। कार्य क्षेत्र प्रयागराज में अपने उप कार्यालय के साथ वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा मंजुआ से वाराणसी मल्टी मॉडल टर्मिनल और आगे प्रयागराज तक 487 किलोमीटर खंड कार्य की देखरेख करेगा। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय IWAI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय होगा कि कौन सा वाराणसी होगा, वो कौन सा कार्यालय होगा, छठा। IWAI वर्तमान गुवाहाटी असम में एक है, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर ओडिशा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 5 क्षेत्रीय कार्यालय पहले थे और अब वो एक और बन गया नया, कौन सा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियां हैं जिनमें 10 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग कितने उत्तर प्रदेश में, 10। IWAI का वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय न केवल गंगा नदी बल्कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न सहायक नदियों और अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यों की देखभाल करेगा। यानी केवल गंगा नदी का राष्ट्रीय राजमार्ग कोई देखभाल नहीं करेगा, उनकी सहायक नदियों को भी देखभाल करेगा। इनमें कौन कौन सी नदी है चर्चा करते हैं। बेतवा, चंबल, गोमती, टोस, वरुणा, गंडक, घाघरा, कर्मनासा, यमुना नदियों के कुछ हिस्से शामिल है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 है लॉन्च। शीर्षक क्या है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। जारी करने वाली संस्था कौन सी है, नीति आयोग। जारी करने की तिथि 24 जनवरी 2025। कब जारी की गई, 2025 को। प्रथम स्थान किसका, शीर्ष स्थान ओडिशा का। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के इस उद्घाटन अंक 16 वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने लॉन्च किया। यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अरविंद पनगड़िया। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में 5 प्रमुख उप सूचकांक है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, साथ राज्य विशेष चुनौतियां और क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्य और वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक मूल्यांकन किया गया। इसमें वित्त वर्ष 2014-15 और 2022-23 के राजकोषीय सूचकांकों का आकलन भी किया गया है। इस रिपोर्ट में देश के 18 प्रमुख राज्यों को वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग जारी की। कितनी, 18। रिपोर्ट में हिमालय राज्यों और पूर्वी राज्यों को शामिल नहीं किया गया। कौन कौन से का, हिमालय राज्य उनको और पूर्वी राज्यों को शामिल नहीं किया गया। रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्य, यानी प्रथम स्थान किसका है, उड़ीसा का। उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात और राजस्थान का कौन सा स्थान है, 12वां। स्कोर कितना है, 28.6 के साथ है 12वां स्थान है राजस्थान का। विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत राज्य। अचीवर, इसमें आते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। फ्रंट रनर में आते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। परफॉर्म में तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। राजस्थान का कौन सा स्थान था, 12वां। एस्पिरेशन में आता है केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। प्रधानमंत्री ने किया सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के गादरबल में 13 जनवरी 2025 को किया। कहाँ किया, गादरबल में 13 जनवरी 2025 को। किसका, सोनमर्ग सुरंग का। इनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति के कारण इसे जेड मोड टनल नाम दिया गया। कौन सा मोड, जेड मोड। सोनमर्ग सुरंग के बारे में, लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ की लागत से किया गया। यानी कितना करोड़ खर्च हुआ, 2700 करोड़। समुद्र तल से 8650 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह परियोजना लेह के रास्ते से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। यानी हर मौसम ये जोड़ेगी। इस टनल का निर्माण नेशनल हाईवे एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। जोजिला शुरू के साथ संभवतः यह वर्ष 2028 तक पूर्ण होगी। इस मार्ग की लंबाई 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर रह जाएगी। नेशनल वाहनों की गति 30 किमी घंटा से बढ़कर 70 किमी घंटा हो जाएगी। श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच निर्बाध राष्ट्रीय राजमार्ग एक संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में चिनार पेड़ों को जीआई टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण। कौन से चिनार पेड़? जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर चिनोर पेड़, कौन से चिनोर पेड़ को सुरक्षित करने के लिए 28,560 पेड़ों को जियो टैगिंग करके उनकी डिजिटल पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य चिनोर के पेड़ों के स्टॉक पर निगरानी रखना, उन्हें डिजिटल पहचान देना ताकि हर पेड़ की स्थिरता रिकॉर्ड रखा जा सके और उनका संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। जम्मू कश्मीर वन विभाग, जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्था द्वारा संचालित इस परियोजना में सर्वेक्षण किए गए चिनार के पेड़ एक QR आधारित डिजिटल प्लेट, एक विशेष स्प्रिंग सक्षम धातु का उपयोग करके चिपकाए जाएंगे। इसके साथ प्रत्येक पेड़ को आधार के समान एवं विशिष्ट पहचान दी जाती है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के लिए सर्वेक्षण में चिनार की सर्वाधिक संख्या गद्देरबल में पाई जाती है। कहाँ? गद्देरबल में। इसके बाद श्रीनगर के अनंतनाग का स्थान आता है। पहला स्थान किसका है? गद्देरबल, और उसके बाद अनंतनाग का। IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 में भारत मौसम विज्ञान विभाग के भविष्य की रेखांकित करने वाले एक विजन दस्तावेज IMD विजन 2047 जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विजन दस्तावेज IMD के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में 14 जनवरी 2025 को जारी किया गया। कौन सा? IMD का 150वां स्थापना दिवस था, उस पर जारी किया। IMD की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को, और 15 जनवरी 2025 को इसको 150 वर्ष पूरे हो गए। IMD विजन 2047 मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंध और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल है। दस्तावेज के प्रमुख बिंदु। इस दस्तावेज में 2047 तक गंभीर मौसम की घटनाओं को 100% सटीक और अनुमान लगाने और इसके होने वाली जान माल हानि और शून्य तक लाने की संकल्प व्यक्त किया जाए। यानी इससे मौसम में परिवर्तन होने वाले पहले अनुमान सटीक हो, इसलिए होने वाली जन मान हानि को कम करना इसका लक्ष्य होगा। IMD ने अपने मौसम पूर्वानुमानों को सटीकता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर में 3 दिवसीय पूर्वानुमानों के लिए 100% सटीकता, 5 दिनों के लिए 90%, 7 दिनों 80% और 10 दिनों 70% सटीकता का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मौसम की घटनाओं को सटीक पूर्वानुमान सुनिश्चित किया जाएगा। इसे उपग्रहों, रडार और गांव स्तर को मजबूत अवलोकन प्रणालियों मदद को लागू किया जाएगा। मिशन मौसम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। यह मिशन देश के मौसम के प्रति तैयार, जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। उद्देश्य। इस मिशन का उद्देश्य विस्तार, अवलोकन, नेटवर्क, बेहतर मॉडलिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत उपकरणों के माध्यम से मौसम को समझना और पूर्वानुमान को सुधार करना है। यह मौसम जलवायु प्रक्रिया की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता संबंधी डेटा उपलब्ध करवाएगा, जो लंबे समय से मौसम प्रबंध कार्यक्रम रणनीति बनाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने दी 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को मंजूरी। कितनी 56। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना को 14 जनवरी 2025 को मंजूरी दी। इस परियोजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए मंजूर किया गया। उक्त 56 अतिरिक्त वाटरशेड विकास परियोजना WDC PMKY 2.0 सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 राज्यों में 700 करोड़ की लागत से शुरुआत की। कितने करोड़? 700 करोड़ से 10 राज्यों में। राज्य जिनके लिए परियोजना स्वीकृत की गई है: मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। ये 10 राज्य। न्यूज फैक्ट: वित्त वर्ष 2021-22 में WDC PMKSY 2.0 के तहत लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 150 परियोजनाओं को 12,303 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया। कितनी परियोजना को? 1150 को। कितनी? 12,303 करोड़ की लागत से। प्रत्येक परियोजना का क्षेत्रफल लगभग 5,000 हेक्टेयर होगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों में यह कम हो सकता है। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024। शीर्षक: HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारी करने वाली कौन सी है? HSBC हुरून इंडिया जारी करने की तिथि 21 जनवरी 2025 जारी की गई। शीर्षक स्थान है सत्य नडेला का। हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन एवं हुरून इंडिया द्वारा जारी इस सूची का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को योगदान प्रदर्शन करना, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीयों का कितना योगदान है उसको प्रदर्शित करना। यह सूची 400 लोगों के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई। इस सूची में शामिल अधिकारियों के नेतृत्व वाली कंपनियों को संयुक्त मूल्य 10 लाख करोड़ डॉलर है। सूची में शामिल 79% लोग अमेरिका में रहते हैं। कितने? 79%। इसके बाद 5% ब्रिटेन में और 4% संयुक्त अरब अमीरात में। यानी भारत के 79% लोग कहाँ रहते हैं? अमेरिका में। 5% ब्रिटेन में और 4% संयुक्त अरब अमीरात में। सर्वाधिक अधिकारी सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। इस शहर में 37 कंपनियों शीर्ष अधिकारी रहते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क और पोलो ऑल्टो कैलिफोर्निया का स्थान है। सूची में स्थान शीर्ष 10 प्रवासी भारतीय: सत्य नडेला, सुंदर पिचई, नील मोहन, थॉमस कुरियन, शांतनु नारायण, संजीव लांबा, वसंत नरसिम्हन, अरविंद कृष्णा, विमल कपूर और केविन लव। सूची में महिला: इस सूची में 12 महिलाओं के भी नाम शामिल है। इनमें वेटेक्स फार्मास्यूटिकल्स रेशमा केवल रमणी शीर्ष स्थान पर है। कौन? रेशमा केवल रमणी। उनके बाद अरेस्टा नेटवर्क वर्क्स, जयश्री उल्मा, फैशन ब्रांड शैनले वैश्विक मुख्य कार्य अधिकारी लीना नायर का नाम है। समिति के आधार पर टॉप 5 अप्रवासी भारतीय: एलएन मित्तल, गोपीचंद उजला, अनिल अग्रवाल, जय चौधरी और प्रकाश लोहिया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। शीर्षक: वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 जारी करता क्वावरेवेली साइमंड्स। संस्करण कौन सा था? प्रथम संस्करण आया ये, इसका पहली बार रिपोर्ट आई है। जारी करने की तिथि 16 जनवरी 2025 को। शीर्ष स्थान किसका है? अमेरिका का। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 4 प्रमुख बिंदुओं: स्किल फील्ड, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर देश की क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देशों को भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में वर्गीकृत किया गया। कौन से? भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में वर्गीकृत किया गया। सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त राष्ट्र: अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अमेरिका कौन सा स्कोर कितना है? 97.6। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन क्या है इसके बारे में देखते हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 76.6 स्कोर के साथ 25वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 25वें। भारत को भविष्य और कौशल के दावेदारी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। विभिन्न वर्गों में भारत का प्रदर्शन: स्किल फिट में स्कोर है 59.1 के साथ 37वां। एकेडमिक रेडीनेस में 79.9 के साथ 26वां। फ्यूचर ऑफ वर्क में 99.1 पास दूसरा स्थान किसमें? फ्यूचर ऑफ वर्क में दूसरा स्थान है। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में 58.3 के साथ 40वां। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों
हरित औद्योगिक जैसे भविष्य केंद्रीय कौशल तत्परता में भारत का अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है। प्रधानमंत्री ने किया जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के नए रेलवे डिवीजन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के 6 जनवरी 2025 को किसके वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया। जम्मू रेलवे डिवीजन रेलवे गुणत्रवा डिवीजन होगा। वर्तमान देश में रेलवे के 17 जोन और 68 डिवीजन थे और अब जम्मू वाला कौन सा हो गया, गुणत्रवा। पठानकोट, जम्मू उधम, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुरा, सिरवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट, जोगिंदरनगर सेक्शन मिलाकर जम्मू रेलवे डिवीजन 742.1 किलोमीटर लंबा होगा। कितना, 742.1 किलोमीटर। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी तटीय रेलवे रायगढ़ रेलवे मंडल का आधारशिला रखी और तेलंगाना के चरलापल्ली नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन भी किया। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री, एडिया रिपोर्ट के अनुसार कौन, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ से अधिक संपत्ति है। कितनी, 931 करोड़ से। पूछ ले भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम खांडू 332.57 करोड़ और कर्नाटक के सिद्धारमैया के साथ 51.94 करोड़ का स्थान है। वस्तु एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्मेशन द्वारा 30 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख संपत्ति के साथ सबसे गरीब है। सबसे गरीब पूछ ले कौन है, पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उसके पास 15 लाख की संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम 1,85,854 रही है। यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,85,854। वहीं एक मुख्यमंत्री कितनी है, 13,64,310 थी। सिंधु जल संधि, विश्व बैंक तरफ से नियुक्त विशेष समिति वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित इस संधि को लेकर एक ढांचागत विवाद को सुलझाने के लिए भारत के रुख का समर्थन किया। किसने, विश्व बैंक। कृष्ण गंगा रतले जल विद्युत परियोजना पर भी पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का रुख का समर्थन किया। सिंधु जल पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त निष्पक्ष विशेषज्ञ माइकल लिनो ने दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को समाधान लिए अपने एकमात्र अधिकार की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में कृष्ण गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना भारत पाक बीच उपजे मतभेदों को सुलझाने के लिए विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्याय की अध्यक्षता 2023 में नियुक्त किया गया। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय, केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर के पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहाँ किया, गुजरात के वडनगर में। कब, 16 जनवरी 2025 को। उन्होंने यह प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 298 करोड़ व्यय पर बने इसे पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय में वडनगर ने 2500 वर्षों से अधिक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास पुरातात्विक प्रमाणों के माध्यम से दर्शाया गया है। यह भारत का पहला संग्रहालय जहां आगंतुकों को पुरातात्विक स्थलों का अनुभव होगा। 9 विषयगत दीर्घाओं वाले संग्रहालय 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला उत्खनन स्थल है, जहां 16 से 18 मीटर गहराई तक पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। FDI TTP, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रेड इमिग्रेशन ट्रेस ट्रेड ट्रेवल प्रोग्राम उद्घाटन कब किया, 16 जनवरी 2025 को। FDI TTP का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय अप्रवासन सुविधा प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सुगम एवं सुरक्षित बनाना। FDI TTP को देश में 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया। कितने, 21। तटीय और जलपक्षी जनगणना, तटीय और जलपक्षी जनगणना।
भारत की पहली तटीय और जल पक्षी वेंडन पक्षी गणना गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभियान 3 से 5 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। कहाँ? गुजरात में। उक्त गणना गुजरात वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात के सहयोग से की। उल्लेखनीय है कि भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभियान वर्ष 1980 में तथा पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 में कच्छ खाड़ी में बनाया गया था। यानी कहते हैं कि भारत का पहला समुद्री वन्य जीव अभियान का ना 1980 में गुजरात में बना था वो, और पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1982 में कच्छ की खाड़ी गुजरात में बना था। महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा भव्य महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया। यह महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ही ऊंचा है। सुनहरे रंग के इस महामृत्युंजय की स्थापना हरियाणा हिसार महामृत्युंजय पीठ आचार्य स्वामी सहजानंद द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा? सहजानंद द्वारा। भारत का पहला ग्लास ब्रिज देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनाया गया। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 30 दिसंबर 2024 को किया गया। कहाँ बना है? तमिलनाडु में। 133 फीट ऊंचाई तिरुवल्लुवरम प्रतिमा विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ने वाली समुद्र पर बने भारत के इस पहले ग्लास ब्रिज की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। वन लाइन क्वेश्चन। स्टार्टअप्स व उद्योग जगत हितधारकों को समर्पित भारत की अपनी तरफ से पहली CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 17 जनवरी 2025 को कहाँ किया गया? मुंबई में। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया? उड़ीसा। कौन सा? 34वां राज्य बने ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला। किस राज्य सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के समय जेल गए सभी जीवित व्यक्तियों को 1 जनवरी 2025 से 20,000 पेंशन देने की शुरुआत की है? ओडिशा ने। यानी ओडिशा सरकार कहती है कि 1975 से 77 के समय जो व्यक्ति जेल गए थे और वर्तमान में जीवित है उनको 20,000 रुपये हम पेंशन देंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस स्थान को चुना? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्था को। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक हेतु कहाँ पर जगह देने की मंजूरी दी है? राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति। बताइए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला था? 2019 को। राज्य वन विभाग द्वारा किए गए हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के अनुसार असम में हाथियों की संख्या 2017 के पिछले सर्वेक्षण 5719 हाथियों से बढ़कर कितनी हो गई है? 5828। लगभग कितनी बढ़ गई? 110। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में कितना हो गया? 2100 करोड़ से अधिक। यानी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत में रक्षा निर्यात कितना होगा? 21,000 करोड़ से अधिक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में उन्नत करने की घोषणा की? यानी असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और उनने असम की दूसरी राजधानी घोषणा बनाई की है कौन सी? डिब्रूगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 2 और बटालियनों को गठन 14 जनवरी 2025 को मंजूरी दिए जाने की। CISF में बटालियनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। यानी 13 पहले से है और 2 की ओर घोषणा के साथ ही कितनी हो जाएगी? 15। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को और कितने वर्ष के लिए बढ़ाने के निर्णय 22 जनवरी 2025 को किया है? 5 वर्ष के लिए। किस जनरल ने प्रकाशित श्रेय के अनुसार भारतीय विज्ञान में विश्वास करने के मामले में मिस्र के बाद दूसरे स्थान पर है? नेचर ह्यूमन
व्यूअर जनरल। इंटरनेशनल न्यूज। तियानशान सेंगली सुरंग चीन द्वारा बनाई गई विश्व सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी कौन सी है? तियानशान सेंगली सुरंग है, चीन द्वारा बनाई गई है, जिसका निर्माण कार्य 30 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। 22.13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। समुद्री तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर तियानशान पर्वत में स्थित यह सुरंग उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग क्षेत्र को जोड़ेगी। बाइडेन सरकार ने भारत के 3 परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाए। अमेरिका की निवर्तमान बाइडेन सरकार ने 3 भारतीय परमाणु संस्था 20 साल से लगे प्रतिबंध हटाने का निर्णय 15 जनवरी 2025 को किया था। बाइडेन कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका के? 46वें। और वर्तमान में 47 कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में जिन भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाया उनमें है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम शामिल है। पृष्ठभूमि। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम से जाना जाता है। यानी भारत ने 11 से 13 मई 1998 राजस्थान पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया, तो परीक्षण क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। इस परीक्षण कारण अमेरिका ने तत्समय उपयुक्त संस्थाओं सहित 200 से अधिक भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।